हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 जहां पर एंटीना हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ डेफिनेशंस किस तरह से एंटीना इवॉल्व हुआ, बेसिक प्रिंसिपल और एंटीना पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले कुछ बेसिक से फिनोमिना हम याद रख लें ताकि हम आगे जो चीजें आने वाली हैं अच्छे से समझ पाएं। जैसे एक मेटेलिक हॉट ऑब्जेक्ट की आप बात करें, अगर कोई मेटेलिक हॉट बॉडी है तो आप ये समझ जाते हैं कि पास उसके अगर जाइएगा तो यहाँ पर दूर से ही आपको ये पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर एनर्जी वहाँ पर है। दैट मीन्स इसकी जो हॉट रेडिएशंस हैं वो यहाँ पर भी आपको पता लग जाएंगे। दैट मीन्स दिस हॉट बॉडी इज एमिटिंग रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड सिग्नल्स। सेम लाइक दिस एंटीना भी हमारा काम करता है। हॉट बॉडी कैसे एमिट करती है रेडिएशन, इसका हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इस सब्जेक्ट में, बट ये पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल है एंटीना में भी लागू होता है, जहाँ पर कहा कि एंटीना हमारा रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को। किस तरीके से ये रेडिएट करता है, हम दो लॉज के बारे में जानते हैं। एक तो गॉस लॉ बताता है हमारा D.ds = Q, ओके, और दूसरा बताता है H.dl = I। तो ये दोनों लॉज हमने पढ़े हुए हैं, गॉस लॉ और दूसरा एम्पियर्स लॉ। तो इन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है चार्ज। और जब मैक्सवेल की थर्ड लॉ चेंज हुआ और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आए तो यहाँ पर भी चार्ज की टर्म आ गई। दैट मीन्स अगर हमारा चार्ज फ्लो करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एज पर द गॉस लॉ, ओके। तो अगर Q हमारा फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। Q दैट मीन्स E और I दैट मीन्स H। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है किस तरीके से वहाँ पर एमिटेंस होगा रेडिएशंस। तो इन बातों को चलिए ध्यान में रखते हैं और चलते हैं अपने फंडामेंटल्स को पढ़ने। तो बात करते हैं रेडियो सिग्नल्स की, क्योंकि एंटीना रेडियो सिग्नल्स को ही तो ट्रांसमिट करता है। रेडियो सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड मौजूद होती हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीना ओनली, ओके। सो एंटीना को हम इसीलिए कहते हैं, एरियल भी बोलते हैं, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसका दूसरा तात्पर्य ये है कि अगर मेरा कोई ट्रांसमिटिंग एंटीना है और दूसरी तरफ रिसीविंग एंटीना है, यहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं ईएम सिग्नल्स जो कि स्काई में जाते हैं और रिसीवर साइड पर आ जाते हैं, ओके। सो ये एक इंटरफेस का काम करता है एंटीना, एक ट्रांसमिशन सिस्टम और फ्री स्पेस या फ्री स्पेस और रिसीवर सिस्टम की। तो इसीलिए इसकी एक डेफिनेशन बनाई, जिसको कहा कि रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला जो ये डिवाइस है एंटीना, ये एक ट्रांसड्यूसर, जो ट्रांसड्यूसर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ईएम वेव्स के अंदर कन्वर्ट करता है और रिसीवर साइड में ईएम वेव्स को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ एंटीना। और साथ ही साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं जब एंटीना हम पढ़ रहे हैं। वो क्या कि हम इसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए भी काम करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर टेम्परेचर सेंसर की तरह भी काम करते हैं। और क्योंकि इस टाइप की सेंसिंग को हम बोलते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, तो WSN फील्ड में भी इसका बहुत यूसेज होता है। डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स प्रेजेंस, मतलब हम डिफेंस के अंदर सिक्योरिटी पर्पस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए भी एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से एंटीना का इवोल्यूशन हुआ। हम कंसीडर करते हैं एक रेडियो जनरेटर G, और वो एक ट्रांसमिशन लाइन, जो मेटेलिक ट्रांसमिशन लाइन है, उससे कनेक्टेड है एक ओपन लूप में, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा G है और ये ट्रांसमिट कर रहा है रेडियो वेव्स, बट आप यहाँ देखें लास्ट में ये क्या है, ओपन एंडेड है। इसका मतलब ये है कि सिग्नल कहीं एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, लोड तो यहाँ नहीं है। दैट मीन्स एक छोटा सा इंस्टेंट हम देखें कि चार्ज मेरा यहाँ जाएगा, पोलैरिटी चेंज होगी, फिर दोबारा वो दूसरी लोकेशन पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अल्टरनेटिंग सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, बुक के अंदर भी अगर आप देखें तो ये तो दो लाइनें हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। ये लाइनें कोई कनेक्शंस नहीं है, ये कोई वायर्स नहीं है, केवल ये I और V के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर बता रही है। आप देख सकते हैं I यहाँ मैक्सिमम, V यहाँ मिनिमम, V यहाँ मैक्सिमम, I यहाँ मिनिमम। आप जानते हैं V I इज कांस्टेंट, ओके। सो ये पर्टिकुलर चीज़ें उस वेवफॉर्म को बताती हैं, तो इसमें आपके कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। अब मानते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपकी स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो रही हैं, चार्ज मेरा पास गया। तो इस केस के अंदर क्या है कि जब यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ईएम वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों ही एंड्स पर, इस एंड पर भी और इस एंड पर भी, दोनों ही जगह रेडिएशंस बन रही हैं। बट क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, जिस वजह से एक दूसरे की वेव्स को वो क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं, तो कुछ भी यहाँ से रेडिएट नहीं हो रहा। तो चलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। अगर ऐसे हमने चेंज किया तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हमारी वेव्स प्रोड्यूस होंगी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ द गॉस लॉ, बिकॉज ऑफ द बायोट साइकिल, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ओके। तो यहाँ जो वेव्स हमारी आएंगी, ये वेव्स कैंसिल आउट नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक। तो क्यों ना हम इसको अब स्ट्रेट कर दें, तो कुछ ऐसा पैटर्न हम बना दें। इस पैटर्न के अंदर देखिए λ/2 इसकी जो डिस्टेंस ली है, ये लैम्डा है इस जनरेटर की वेवलेंथ, ओके। ये λ/4, तो λ/4 इक्वल्स टू λ/2। इसका भी क्या सिग्निफिकेंस है वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी ही इस यूनिट के अंदर किस तरीके से सिग्नल हमारा ट्रांसफर होता है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक लेक्चर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ओके। तो अगर ऐसा करें तो हमारी जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ से ट्रांसमिट हो सकती हैं टू द स्काई, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगी। और इसी पर्टिकुलर एंटीना स्ट्रक्चर को ही हम एक्चुअल एंटीना कहते हैं, डाइपोल एंटीना कहते हैं। और इसी को ही फर्दर हमने इवॉल्व किया नए टाइप के एंटीनास को बनाने के लिए, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। चलिए कंबाइन कर लेते हैं। आप देखिए ये वाला जो वेवफॉर्म है इसका λ/4 और हाफ को अगर कंबाइन करें कुछ इस तरीके से ले आए तो देखिए साइकिल हमारी बिल्कुल एज इट इज बन जाएगी, VI साइकिल, ओके। सो दैट मीन्स वहाँ पर V है, वहाँ पर I है, V है तो E है, I है तो H है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटिंग। अब इसी को ही कुछ इस तरीके से देखें, ये हमारा पोलैरिटी को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो रेडिएट होती हैं। बहुत सारे और प्रिंसिपल है, आगे वाली यूनिट में जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। अब एक टॉपिक और आता है, वो है आइसोट्रोपिक एंटीना। पर ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि हमें एंटीना की एफिशिएंसी को जानना है। एंटीना की एफिशिएंसी को हम कैसे जानें, तो क्यों ना हम एक रेफरेंस मान लें। तो ये एक रेफरेंस एंटीना है। एक रेफरेंस एंटीना ऐसा जो ओमनी डायरेक्शन के अंदर, मतलब हर दिशा में वो इक्वल एनर्जी को फ्लो करता है, रेडिएट करता है, यूनिफॉर्मली करता है। तो इससे हम कंपेयर कर लें अपने किसी भी एंटीना को, तो वो बता देगा कि आपका जो पर्टिकुलर एंटीना आपने डिजाइन किया है वो अच्छा है कि कम अच्छा है, ओके। सो इसलिए इसको कहते हैं आइसोट्रोपिक सोर्स बोलते हैं, ओमनी डायरेक्शनल रेडिएटर भी बोलते हैं, सिंपली यूनिपोल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर टोटल पावर रेडिएट इससे अगर कैलकुलेट करें तो जहाँ पर PR हमारा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, दैट मींस जो पावर रेडिएट कर रहा है आपका जो एंटीना है वो PR रेडिएट कर रहा है, तो पूरे डायरेक्शन में एक स्फीयर के सेंटर में अगर ये है तो वो क्या हो जाएगा 4πr² से इसकी मल्टीप्लाई करके। तो चाहे तो हम ये इक्वेशन लिखें, और चाहे टोटल पावर के लिए हम लिखें P.ds, क्योंकि एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर जहाँ ds स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से आप याद होगा r² sin d θ d फाइन। सो अब मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रेडिएशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ओके। सो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है। पहली चीज़ हम जाने की स्टैटिक चार्ज है वो कभी रेडिएट नहीं करेगा, एक स्टेशनरी चार्ज है वो कभी रेडिएट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो भी रेडिएट नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखिए इसको। उसके साथ साथ अगर हमारा चार्ज है वो किसी जगह से टकराकर और वापसी आता है, दैट मीन्स इट एक्सेलरेट, ओके। तो इस ड्यूरेशन पर हमारा जो चार्ज है वो रेडिएट करेगा, ओके। तो इसलिए बोलते भी हैं कि जितना शॉर्टर पल्स होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होगा। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, आप एफएम से एग्जांपल ले सकते हैं। पुराने टाइम पर एम हुआ करता था, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती थी, वो ज़्यादा दूर तक आप सिग्नल को नहीं कैच कर पाते थे, जबकि आज के समय में एफएम है वो दूर तक जाता है, दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैं मॉड्यूलेशन का प्रिंसिपल नहीं ऐड ऑन कर रहा हूँ, जस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी इन योर माइंड, ओके।
अब दूसरी चीज़ ये भी है, आपने डिफरेंट टाइप के एंटीना अगर आपके घर में रखा भी हो तो देखा हो, पुराने टाइप का जो एंटीना होता था कुछ ऐसे रोटेटरी टाइप होता था, ये भी इसलिए किया जाता था क्योंकि जहाँ पर भी बेंट आ जाता था वहाँ पर भी एक्सेलरेशन चार्ज को मिलता था, एंड दैट्स व्हाई दे रेडिएट हियर अगेन। सो दिस आर द मैकेनिज्म। अब ये चार्ज अगर हम किसी तरीके से इसको हार्मोनिक मोशन में चलाएं तो इस वजह से एक पर्टिकुलर हार्मोनिक साइनसोइडल वेवफॉर्म के टाइप में हमारा जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो रेडिएट होना स्टार्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर कंडक्टर से। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी देख लें। अगर मेरा ये कोई कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन में कहूँ, उसमें चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, चार्ज डेंसिटी की बात करें या लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करें, विच इज क्यू एल है, तो आई जो होगा वो क्या होगा, क्यू डी एक्स बाई डी टी। ओके, सो यहाँ चार्ज डेंसिटी की बात करी, टोटल अगर चार्ज की बात निकालें तो एल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू एल इंटू एल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज विच इज क्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। मगर हम एक बात जानते हैं कि ये स्टैटिक चार्ज हमारा नहीं चलता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है तो रेडिएट नहीं करता। ओके, तो हमें इसे अब एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अब क्या करें कि दोनों तरफ क्या करते हैं, डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ यहाँ पर करी है कि यहाँ कर दिया डी आई बाई डी टी, हमने करंट के साथ भी रेट ऑफ चेंज जोड़ दिया और साथ ही साथ हमने डी एक्स बाई डी टी मतलब उसकी वेलोसिटी के साथ भी हमने रेट ऑफ चेंज जोड़ दिया। अब ये एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की बात आ जाती है। तो ये जो पार्ट है ये उसका एक्सेलरेशन कहलाया या फिर टाइम चेंजिंग वेलोसिटी कहलाया, और डी आई बाई डी टी कहलाया टाइम चेंजिंग करंट। तो इसलिए इसको हमने आई डॉट और वी डॉट से शो किया है और यही हमारी बेसिक रेडिएशन इक्वेशन कहलाती है और हम इसे बेसिक कंटिन्यूटी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं करंट और चार्ज का इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, आई होप यू फाउंड दैट कि किस तरीके से हम ये रिलेशन लाए और क्यों हमने आई डॉट वी डॉट कहा, इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें ये कि रेडिएशन जो हमारी है वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर चलती है, मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं चलती है। आइसोट्रोपिक एक केवल रेफरेंस एंटीना के टाइप में माना गया है। उसी के साथ इसको हमें एक डायरेक्शन देने के लिए कुछ डिवाइसेस का उपयोग करना पड़ता है, वो है वेवगाइड्स। तो आप यहाँ पर सिंपल एक ट्रांसमिशन रिसीवर सिस्टम पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा सोर्स के बाद हमारी ट्रांसमिशन वेवगाइड्स और उसके बाद ये वाला एंटीना वाला पार्ट और ये वेव्स मेरी इवॉल्व हो जाती हैं और सिमिलरली यहाँ पर हमारी रिसीवर पर रिसीव हो जाती है। ठीक, तो अब इस एंटीना के परफॉर्मेंस को अगर हमें जानना है तो कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए जो बताते हैं कि कौन सा एंटीना आपका बेहतर है। तो वो कुछ पैरामीटर्स हैं जो उसकी परफॉर्मेंस बताते हैं, वो है रेडिएशन पैटर्न, बीम एरिया, रेडिएशन इंटेंसिटी, बीम एफिशिएंसी, गेन, डायरेक्टिविटी, रिजोल्यूशन, अपर्चर, इफेक्टिव हाइट और इफेक्टिव। सो ये सारे पैरामीटर हमें आगे लेक्चर में भी पढ़ने हैं। तो ये आपकी लिस्टिंग होगी।